हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम HP टेट नॉन मेडिकल फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया। हमारा सेकंड टॉपिक था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के हम तीनों लॉ डिस्कस करेंगे। उसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि HP टेट में उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स पूछी जाती हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। और उसमें मेन एक क्वेश्चन बनता है प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, जो कि कई बार देखा गया है, और उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा आप वहाँ पहले प्रीवियस क्लास अच्छे से देखिए, तब आपको मोशन के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ऑल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ने से पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो डेफिनेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन अनटिल और अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सिंपल सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये दिया हुआ है, अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। अगर वो मोशन में है और मोशन में ही रहेगा, और डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज तब तक नहीं करेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड बैलेंस नहीं है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई चेयर है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी, वो तब तक अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। उसी तरह एक कार है, कार उसी स्पीड में मूव करती जाएगी जिसमें आपने उसको स्टार्ट किया था, जब तक कि आप उसको एक्सेलरेट नहीं करते या फिर उसको रिटार्ड नहीं करते या फिर उसको ब्रेक नहीं लगाते, तब तक वो मोशन में रहेगी। उसी तरह डायरेक्शन का बात है, जैसे कि डायरेक्शन जब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे वो सीधी जैसे भी आप उसको चला रहे हो वैसे ही चलेगी। तो नेक्स्ट है इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया अगर हिंदी में देखा जाए तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। जैसे जड़त्व, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक तरह की ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, जिससे वो क्या करता है, अपनी ही स्टेट में परिवर्तन से रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब किसी चीज़ को अपोज करना, कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, डायरेक्शन उसकी जैसे भी चेंज कर रहे हो वैसे ही करना चाहेगा। मतलब वो अपने आप में किसी तरह के भी चेंज को रेजिस्ट करता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये बात है, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मास है वो मेज़र है इनर्शिया का ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सीधा सा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको नीचे ऑप्शन दे सकते हैं, मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या नन ऑफ दीज, कुछ भी, तो इसका मास बोलेंगे हम। अब इनर्शिया से भी सीधे एग्जांपल्स क्वेश्चन में बन जाती हैं। अब इनर्शिया के तीन टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब इनर्शिया रेस्ट की पोजीशन में है तब कौन सी एग्जांपल चलेंगी साथ में? पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। जब हम बस में होते हैं या किसी भी ऐसी गाड़ी में होते हैं या कुछ भी है, जब वहाँ पे बस चढ़ना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, पर्सन पीछे को अपने आप को महसूस करता है गिरता हुआ। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का गिरना। बीटिंग ऑफ कारपेट का
पीटना, ये इम्पॉर्टेंट है और कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। बीटिंग ऑफ कारपेट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब इनर्शिया मोशन की पोजीशन में होता है। पैसेंजर फॉलिंग फ्रंट ऑफ बस। आपको पता है जैसे कि बस रुकती है तो पैसेंजर क्या होता है, आगे की तरफ को गिरता हुआ प्रतीत होता है, अपने आप को ऐसे लगता है हम गिर जाएंगे। तो ये सब इनर्शिया के कारण क्योंकि ऐसा होता है लगातार बस चलने के कारण हमारा जो बॉडी है वो भी मोशन की स्थिति में होती है, लेकिन जब बस एकदम से रुकती है तो हमारा जो शरीर है वो इनर्शिया के कारण मतलब रेस्ट में आने के लिए मोशन से अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है, इसलिए हमें यहाँ पे इनर्शिया फील होता है और हमें ऐसे लगता है हम आगे को गिर जाएंगे। उसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन टर्न ऑफ बस। जैसे बस टर्न करती है किसी भी शार्प मोड़ पर, हमें ऐसे लगता है हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे। जिस तरफ को टर्न होता है उसी तरफ को हमारी बॉडी झुकाव महसूस करती है, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अगर देखा जाए तो लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट p इक्वल्स टू mv। अब लीनियर मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और SI यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड। मैंने आपको पहले सिलेबस बताते समय भी ये रिपीट किया था कि क्वांटिटीज़ आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करते जाओ, जैसा जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ऐसा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पूछ ली जाती हैं, साथ में SI यूनिट भी इसकी पूछी जाती है, वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे SI यूनिट है इसकी kg मीटर पर सेकंड। अब kg मीटर पर सेकंड कैसे, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे हमें पता है मास किस में होता है, kg में, और हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट बन गई kg मीटर पर सेकंड। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो हमें पता है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चेंज इन मोमेंटम। इसमें लिखा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा p इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2p। क्योंकि जब हम फाइनल को किसी चीज़ को ऐसे हिट करते हैं दीवार के साथ, तो दीवार भी तो उस पर अपोजिट फोर्स लगाती है, तो वो चीज़ होती है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये आया नेगेटिव। तो जब हम इनिशियल वाली चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन जब पॉजिटिव होगी इसके आगे निशान कौन सा है, माइनस ऑफ p, तो हमें पता है प्लस माइनस 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 के 2p। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके पेपर में भी आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या गिवन है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि एक्सटर्नल फोर्स जब हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब ये है, जब कोई वस्तु है हमारे पास, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसके मोमेंटम में, यानी उसकी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट में भी चेंज आता है। तो हमें पता है F एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, K से डिनोट करते हैं, क्योंकि K की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, तो F एक्सटर्नल K, यहाँ पे P हमने पीछे भी पढ़ के आए, जैसे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे डेल टी लिख दिया। अब यहाँ पे m बाहर निकालिए, डेल v अपॉन डेल टी इफ़ m इज़ कांस्टेंट। अगर m हमारे पास कांस्टेंट एक क्वांटिटी है तो F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा कि SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की, न्यूटन। यहाँ पे ये न्यूटन से डिनोट है। यहाँ पे मास पहले भी मैंने बताया kg में लिखते हैं, और एस्लरेशन की अगर आपको
यूनिट नहीं पता तो एक्सेलरेशन की यूनिट आप साइड में लिख सकते हैं, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने पुट कर दी। और अगर CGS सिस्टम की बात करें, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज टाइन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइन। ये सीधा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज़ नॉट एक्सेलरेटेड। अगर बोलता है कोई बॉडी है हमारे पास या ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट नहीं होती है, तो उसका रीज़न क्या होगा? नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है उस पर एक्ट नहीं हुई है, इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं हुई है। नेक्स्ट है, अ फेदर ऑफ मास 20 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, it is found to fall down with constant velocity, what is the net force acting on it। कहते कोई पंख है जैसे 20 ग्राम का, वो ड्रॉप होता है हाइट से, किसी हाइट से, और वो नीचे गिरता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है, वो हमें पता है कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो ज़ीरो है। आगे बोले व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्यों उस पर नेट फोर्स क्या लगेगी? जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज उसका क्या है? ज़ीरो। तो हमें पता है उसने नेट फोर्स पूछा है, तो हमें जैसे कि पता है फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? हमें पता है del V अपॉन del T, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एफ नेट पूछा है, अब एफ नेट इक्वल्स टू हमें पता है ma। अब वहाँ पे वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, जैसा कि हमें पता है कि गिवन है हमारे पास वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, तो हम यहाँ पुट करेंगे। अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ma इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ऐसे लिखेंगे m इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है बॉडी पे वो ज़ीरो है, तो एफ एक्सटर्नल भी कितना होगा? ज़ीरो। यानी उससे हमें पता लगेगा कि हमें पहले भी हमने पढ़ा है सेकंड लॉ में कि एफ नेट जो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। अगर हमारा एफ एक्सटर्नल एफ नेट हमारा ज़ीरो है, तो हमें पता है हमारा मोमेंटम भी वहाँ से क्या होगा? ज़ीरो, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की बात करते हैं तो वो कैसे होगा? सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ बॉडी शुड बी ज़ीरो। जो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगी उन पे सम जो लगेगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर? जैसे एफ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एफ एक्सटर्नल। अगर मान लो हमारे पास कोई लार्ज फोर्स है, बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स है, वो वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लग रही है हमारे पास, तो मोमेंटम चेंज होता है इम्पल्स में। जो चेंज इन मोमेंटम है वो इम्पल्स में चेंज हो जाता है। जैसा कि आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, 9th से सभी पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पे अगर इसकी डेरिवेशन देखी जाए तो ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, अगर कोई हमें कोई एक्शन करता है तो ऑब्वियसली हम उसको रिएक्शन देते हैं। इसलिए न्यूटन के थर्ड लॉ में भी यही बोला गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़। सिंपल सी बात है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, साथ में अपोजिट भी होते हैं। फोर्सेस हैं विच एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़, जो कि अलग अलग बॉडीज़ पे लगते हैं। देयरफॉर दे नेवर कैंसल आउट ईच अदर। इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, कि मतलब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जैसे बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली, द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज़ ज़ीरो। कहने का मतलब एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो एक्ट्स करते हैं साइमल्टेनियसली,
द टाइम डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ ज़ीरो। उनके बीच जो टाइम डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो ज़ीरो होता है। कहने का मतलब ये है, जब आप डेली लाइफ में किसी दीवार को या वॉल को आप हिट करते हो तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन थोड़ी देर के बाद होगा, कि आपको दर्द थोड़ी देर के बाद, जैसे ही आप उसको हिट करोगे दीवार भी आपको अपोजिट में रिएक्शन देगी और साथ ही आपके हाथ में पेन होना शुरू हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा, जैसे भी आप जितनी इंटेंसिटी के साथ उसको हिट करोगे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप वॉल को हिट करोगे, ये नहीं आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन दर्द का पता लगेगा, आपको उसी टाइम सडनली पेन का एहसास होगा। तो इसको बोलते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज़ ज़ीरो। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इनको ध्यान से पढ़ना। जैसे पहली है स्विमिंग इन रिवर। जैसे स्विमिंग इन रिवर कैसे, जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको आगे बढ़ने के लिए अपने बाजू से, अपने आर्म से पानी को धकेलना पड़ता है, उसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है वो। वॉकिंग ऑन रोड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग अ बुलेट, जैसे आप बुलेट को फायर करते हो तो गन क्या होती है, रिकॉइल, गन का पीछे को हटना। नेक्स्ट होगा रॉकेट प्रोपल्शन, बोल सकते हैं इसको रॉकेट प्रपल्शन। जैसे कि रॉकेट प्रपल्शन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ में। और ये सभी एग्जाम्पल्स इतना याद रखना है, ये सभी एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की भी हैं। अगर आपको ऑप्शन में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो तो आप बोथ को टिक करोगे। और अगर आपको रॉकेट प्रपल्शन या ये सारी एग्जाम्पल्स दे रखी हैं और साथ में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं दे रखा, तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ टिक करेंगे। तो ये चार की चार एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि इनके चांसेस बन जाते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। और रॉकेट प्रपल्शन पे तो बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अब आपको न्यूटन की फॉर्म में अगर फोर्सेस गिवन है तो आप टोटल कैसे निकालोगे, टोटल फोर्स कैसे निकालोगे। हर जगह F इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके लिए अलग से एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा। जैसे है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है एट द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। जैसे हमें दिया है यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, बीच में एंगल बन रहा है अल्फ़ा। देन टोटल फोर्स, उसने बोला है टोटल फोर्स बताइए। तो टोटल फोर्स के लिए फॉर्मूला है R² इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। ये है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें केस 1 इम्पॉर्टेंट है। ये केस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे सीधे केस पूछ लिए जाते हैं, उनमें एंगल बता के सीधा आपको फाइनल वैल्यू पूछ ली जाती है। यहाँ पे गिवन केस है, अगर P और Q दोनों सेम ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में हमें पता है जब कोई चीज़ सेम ही डायरेक्शन में लगती है तो वहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, ज़ीरो, यानी अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये अल्फ़ा यहाँ पे पुट करेंगे, R² इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ज़ीरो। नेक्स्ट R² इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ, क्योंकि हमें पता है कॉस ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे R² इक्वल्स टू P प्लस Q का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, R इक्वल्स टू PQ। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जब हमारे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, R इक्वल्स टू P प्लस Q। नेक्स्ट हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में क्या है, अगर हमारी डायरेक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था, बट ऐसे होंगी, यहाँ पे P, यहाँ पे Q।
जब कोई फोर्स ऐसे लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें पता है यहाँ पे अल्फ़ा कितना दिखाई दे रहा है हमें, 180। तो हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्र इक्वल्स टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq कॉस ऑफ 180। अब जैसे हमें कि पता है कॉस ऑफ 180 इक्वल्स टू -1। अब ये -1 होता है, तो यहाँ पे पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र माइनस 2pq। अब यहाँ से आर स्क्र, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्र, क्योंकि हम सभी को पता है यहाँ हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्र विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। नेक्स्ट हम जैसे कुछ अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए लेकिन हम दोबारा लगे करने, तो हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे। अगर हमारे पास इफ़ मास इक्वल्स टू 1 kg, अगर मास 1 kg है और एफ नेट यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी है लग रही किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो है 5 न्यूटन। तो अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला है तो हम एफ इक्वल्स टू एम ए, हमें पता है एफ कितनी है 5 न्यूटन विच इज़ इक्वल्स टू मास कितना है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। हम क्योंकि ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम डेफिनेशन है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितनी निकलेगी, ये 1 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है 5/1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना याद रखना, ये क्वांटिटीज़ जो हैं, यूनिट्स जो हैं, ये अच्छे से आप नोट करेंगे, क्योंकि कई बार वहाँ पे क्वेश्चन में होता है वो आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल देंगे। कई बार उन्होंने मीटर पर सेकंड स्केल लिखा होता है, कई बार सेकंड सेंटीमीटर, कई बार केजी लिख देंगे या कई बार ग्राम लिख देंगे। इसलिए आप अच्छे से नोट करेंगे कि वहाँ पे यूनिट्स क्या दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट प्रपल्शन हैव, रॉकेट प्रपल्शन किस किस की एग्जांपल है बोल सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं बार बार बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अब जैसे इसमें थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते नहीं हैं किरचॉफ्स में, इतने डिटेल में नहीं आते, लेकिन पूछ लेते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्व, जो किरचॉफ्स हैं वो फर्स्ट लॉ क्या कंजर्व करता है, वो कंजर्व करता है चार्ज, एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ कंजर्व, सेकेंड लॉ क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एक्स इक्वल्स टू, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू मास अपॉन टाइम देन एक्स इज़, तो एक्स क्या होगा। अब मैंने पहले भी आपको जैसा कि बार बार बोला है, अगर आप यूनिट अच्छे से जानते होंगे किसी के, तभी आप डायमेंशंस जानते होंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे x लिखा, वेलोसिटी को v से, मास को m से, t से, हमने क्या किया, मास को बाहर निकाल लिया एंड v/t अलग से लिख दिया। हमें पता है कि v/t यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम हमने पहले पढ़ा, वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो m यहाँ पे ऐसे ही रहा, वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होता है, वो होता है फोर्स के इक्वल, जो कि हमने लिखा भी है न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स। तो हमारा x क्या निकलेगा यहाँ पे, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन, टाइम इक्वल्स टू 2, टाइम हमारा 50 सेकेंड, यहाँ पे 2 मिनट क्या होगा हमारा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमें पावर निकालने के लिए बोला है। अब पावर, आप सोचोगे मैंने यहाँ पे पावर क्यों लिया, पावर तो वर्क पावर एनर्जी में होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पावर हम
वर्क अपॉन टाइम की फॉर्म में एंड फोर्स इनटू वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिखते हैं। मतलब अगर पावर को हम वर्क अपॉन टाइम की फॉर्म में लिखें तो इसको हम एफ डॉट वी वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पे फोर्स कितना है 15 न्यूटन, और हमें पता है वी किसके इक्वल है, वी हमें पता है वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर, और टाइम कितना है हमारा 50, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, यानी कितने मीटर डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर, और टाइम कितना है 50 सेकेंड। साथ में हमारा फोर्स भी आ जाएगा, फोर्स कितना है 50, इसको आपस में कैंसिल किया तो हमारा आ जाएगा 2 वॉट, और वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो आई होप यू गाइस आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। जैसे कि हमारा फिज़िक्स का सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने इसमें एग्जांपल्स दी न्यूटन फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। आई होप यू गाइज यू लाइक दिस सेशन। Thank you.